नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आयुष्मान में आप सभी का स्वागत है। हृदय रोग दुनिया भर में तेजी से बढ़ती गंभीर बीमारियों में से एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के मुताबिक हृदय रोग विश्व भर में मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है। हर साल इससे लाखों लोगों की जान चली जाती है। कोरोना जैसी महामारी में जिसने हृदय को गंभीर रूप से प्रभावित किया, इन रोगों का खतरा पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ चुका है। इसके अलावा स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि खराब जीवन शैली, शारीरिक निष्क्रियता और खानपान में गड़बड़ी को हृदय रोग के बढ़ते खतरे का मुख्य कारक मानते हैं। आज हम बात करेंगे दिल का कैसे ख्याल रखें और सर्जरी किस तरह से होती है। हमारे साथ हैं डॉक्टर दिलीप सिंह राठौर, जो बंसल हॉस्पिटल में कार्डियोथोरेसिक एंड वेस्कुलर सर्जन है। डॉक्टर दिलीप, आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं बिना हड्डी काटे हार्ट की सर्जरी यानी दूरबीन से हार्ट सर्जरी के बारे में। और अगर आप भी इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो लगातार हमारे नंबर्स टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर दिलीप से सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर दिलीप, ज्यादातर हम बात करते हैं जब दिल की तो लोग घबरा जाते हैं। दिल की बीमारी से ज्यादातर लोग आजकल ग्रसित होते हैं, तो दिल का ख्याल कैसे रखा जाए, यानी प्रिकॉशनरी तौर पर अगर आपको अपने दिल को अच्छा रखना है और हृदय रोग से बचना है तो किस तरह की दिनचर्या आपकी होनी चाहिए, क्या कुछ आपको करना चाहिए? देखिए, हमारी कंट्री में जिस प्रकार से कोरोना की एक एपिडेमिक आई थी, अब वो धीरे धीरे कम हो रही है। इसी प्रकार से हमारी कंट्री में और साउथ ईस्ट एशिया में, जो जिस रीजन में हम रहते हैं, इसमें हार्ट की बीमारियों की एक पेंडेमिक चल रही है। हमारे देश में जो हार्ट की बीमारियां हैं वो वेस्टर्न कंट्री से 10 से 20 साल पहले डेवलप हो रही हैं, और उनकी जो सीवियरिटी है, जो उनकी गंभीरता है, वो वेस्टर्न कंट्री के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। इसकी जो कई सारी वजह हैं, वजह यह है कि हमारी कंट्री की जो पहले लाइफस्टाइल थी वो थी एक वैदिक लाइफस्टाइल होती थी, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज़। हमारी जो डाइटरी हैबिट्स थी बड़ी नेचुरल थी, हमारी जो लाइफस्टाइल थी वो बहुत नेचुरल थी। पर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी लाइफ वेस्टर्नाइज होती जा रही है, हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो वेस्टर्नाइज होती जा रही हैं। जो हमारी लाइफस्टाइल में स्ट्रेस का बढ़ना है, जो हमारी डेली एक्टिविटी का कम होना है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये हार्ट की बीमारियों को बढ़ाते हैं। और हार्ट के अंदर जो आर्टरीज़ होती हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम के डिपोजिशन को बढ़ाते हैं। तो लाइफस्टाइल के अलावा जो दूसरे प्रमुख कारण होते हैं हार्ट की बीमारियों के, वो होते हैं डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, स्मोकिंग है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ओबेसिटी है, जिन पेशेंट्स का वेट 100 kg से ज़्यादा होता है, या जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। तो ये सभी कारण जो हैं ये अंततः जाकर हार्ट की जो नसें होती हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल को, फैट को डिपॉजिट कराते हैं, और धीरे धीरे नसों में ब्लॉकेज का आना शुरू हो जाता है। तो सबसे जो प्रमुख चीज़ है वो है कि हमें अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा रखना है। हमें वेस्टर्नाइज लाइफस्टाइल की जगह पे वापस अपनी वैदिक लाइफस्टाइल जो थी उस तरफ जाना है। मॉर्निंग में 6 o'clock 5 o'clock उठना है, डेली एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स वॉक करना है, और रात में बाई 9 और बाई 10 हमें सो ही जाना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाता। दूसरी चीज़, जो हमारी यंग जनरेशन है वो अपने कैरियर के लिए, अपने वेस्टर्नाइज लाइफस्टाइल के लिए बहुत सारे जंक फूड भी हम खाते हैं। तो जो ये जंक फूड्स होते हैं इनमें भी बहुत सारे इस तरह के ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनसे ओबेसिटी बढ़ती है, जिनसे कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर, ज़्यादातर हमने देखा है, जैसा कि आपने सेडेंट्री लाइफस्टाइल की बात करी और आपने कहा कि जो पहले वैदिक जितनी भी मान्यताएं थी हम उनको जब फॉलो करते थे, एक अलग शेड्यूल होता था पहले के समय में। आज के समय में वो शेड्यूल नहीं चल पाता है, करियर के कारण, जॉब के कारण, और जैसा आपने कहा कि एक वेस्टर्न कल्चर को हम अपनाते हैं और उसके चलते ये सब होता है। जिनको बीमारी हो चुकी है, और ज्यादातर एज भी हम देख रहे हैं कि अब कम एज के लोगों को ये बीमारी हो रही है, तो किस तरह से उनको अपना ख्याल रखना चाहिए कि वो और भी सीवियरिटी से बच सके, क्योंकि हृदय रोग उन्हें हो चुका है लेकिन अब इस आगे लेवल पे वो ना जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जो कोई भी बीमारी शरीर में होती है, चाहे वो हार्ट की हो या कहीं और की भी हो, उसके हमेशा 2 प्रकार से इलाज होते हैं। एक होता है कि बीमारी होने से पहले हम उसका प्रिवेंशन करें, बीमारी होने से पहले रोकें। जो अभी तक मैंने सारी चीज़ें बताई, ये सारी चीज़ें बीमारी को रोकने के लिए हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए हैं। बट एक बार अगर बीमारी हो जाती है, या हमें ऐसा लगता है कि हमारी फैमिली हिस्ट्री में ऐसी कोई समस्या है, तो कुछ एक प्रोटोकॉल हैं, कुछ लाइफस्टाइल के सजेशंस हैं जो हमें अपनाने चाहिए,
जैसे यदि किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है, यदि कोई पेशेंट हाइपरटेंसिव है या क्रॉनिक स्मोकर है जिसने रिसेंटली स्मोकिंग छोड़ दी हो, तो ये सारे पेशेंट जो हैं वो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। या कोई ओबीज़ है जिनका वेट 100 kg से ऊपर रहता है, या कोई ऐसा जिनका वर्क प्रोफाइल ऐसा है कि वो ज़्यादा वॉक नहीं कर पाते, कंटिन्यूस उनका चेयर टेबल का काम है, वो ज़्यादा वॉक नहीं कर पा रहे हैं। या कुछ लोग होते हैं जिनके यहाँ फैमिलियल हिस्ट्री होती है हार्ट की बीमारियों की, कि उनके पेरेंट्स को ब्लड रिलेटिव्स जो हैं, जो प्रीवियस जनरेशन के ब्लड रिलेटिव्स हैं, उनको हार्ट की बीमारियां होती हैं। या जनरेशन टू जनरेशन डायबिटीज़ कुछ लोगों में रन करती है, हाइपरटेंशन रन करती है। रैदर जो मोटापे की बीमारी है ये भी कई लोगों में जनरेशन से चलती रहती है। अर्ली एज में ही लोग 10-10 साल में, 12 साल की उम्र में मोटे होने लगते हैं। डायबिटीज़ 10 से 12 साल की उम्र में लोगों को शुरू हो जाती है। तो ये जो सारे पेशेंट्स होते हैं ये हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। तो इन सारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपनी डाइट पे, सॉल्ट इंटेक कम से कम रखना चाहिए। और 35 साल की उम्र के बाद से ही इन सारे लोगों को अपना एनुअल चेकअप कराना चाहिए, हार्ट का चेकअप कराना चाहिए। हर साल ईसीजी कराना चाहिए, हार्ट का इको कराना चाहिए जिससे हम हार्ट का फंक्शन पता चल सके। ट्रेडमिल टेस्ट कराना चाहिए, इससे हमें पता चलता है कि हार्ट के अंदर किसी नस में कोई ब्लॉकेज तो नहीं हो रहा है। या सीटी एंजियोग्राफी करानी चाहिए। सीटी एंजियोग्राफी जो होती है वो बेस्ट स्क्रीनिंग मेथड होती है हार्ट की किसी भी प्रकार के नसों में ब्लॉकेज को पकड़ने के लिए। तो इनका सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये होता है कि अगर हार्ट के अंदर बीमारी है, शुरू में बीमारी थोड़ी अर्ली स्टेज में होती है, माइल्ड कंडीशन में होती है, धीरे धीरे जब वो अपनी सीवियरिटी की तरफ बढ़ती है, फिर एक स्टेज आती है कि हमें सडन हार्ट अटैक आता है और सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है। तो उस स्टेज से पहले अगर हम बीमारी को पकड़ लें तो उसका बेहतर ट्रीटमेंट हो सकता है और आगे की लाइफस्टाइल बेहतर हो सकती है, ज़िंदगी लंबी हो सकती है। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर आपने जिक्र किया हार्ट अटैक का, और मुझे लगता है कि जब दिल की बीमारियों की बात होती है तो सबसे पहला शब्द किसी को आता है तो वो हार्ट अटैक की, हार्ट अटैक से खत्म हो गए या हार्ट अटैक आ गया था। तो हार्ट अटैक के अलावा और कौन सी बीमारियां हैं, या कहें कि अगर हार्ट अटैक ही मुख्य बीमारी है दिल की, तो कैसे ये आपको पहले से ही अलर्ट देने लगता है कि आप समझ जाएं कि शायद आप हार्ट अटैक के रिस्क पे आ चुके हैं? देखिए, हार्ट में जो प्रमुख बीमारियां होती हैं, जो 99% हार्ट में बीमारियां होती हैं, वो दो जगह पर होती हैं। एक जो हार्ट की खून सप्लाई की आर्टरीज़ होती हैं, जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज़ कहते हैं। इन आर्टरीज़ के अंदर धीरे धीरे ब्लॉकेज का होना शुरू होता है। नॉर्मली ये ब्लॉकेज 40-50 के एज से शुरू होता है, बट हमारी कंट्री में ये थोड़ा जल्दी शुरू हो जाता है। 10 साल 20 साल पहले हमारी कंट्री में बीमारी शुरू होती है वेस्टर्न कंट्रीज़ के मुकाबले। तो इन आर्टरीज़ में जब ब्लॉकेज शुरू होता है, तो जब ये 50-60% तक ब्लॉकेज होता है, तब तक पेशेंट को समस्या नहीं होती। लेकिन एक बार जब ये ब्लॉकेज 70% से ज़्यादा हो जाता है, तो पेशेंट को चलने में, छाती में भारीपन लगता है, कंधे में दर्द होता है, एसिडिटी होती है, या जबड़े में दर्द होता है, दांत में दर्द होता है। तो ये अलग अलग तरह के प्रेजेंटेशन होते हैं जिनसे हार्ट शुरू में ये सिग्नल देता है कि आई एम नॉट वेल, मुझे दिक्कत हो रही है। लेकिन कई बार हम लोग इसको अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, पेशेंट अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं। वो मान के चलते हैं कि एसिडिटी से हो रहा होगा। फिर एक स्टेज आती है जब वो 70% का ब्लॉकेज जाके 90% हो जाता है या 100% हो जाता है। उस स्थिति में जब ब्लॉकेज 100% हो जाता है, तो हार्ट का एक एरिया ब्लड सप्लाई करना बंद कर देता है और हार्ट का जो पंप है वो काम करना बंद कर देता है। इसे हम हार्ट अटैक कहते हैं या कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। दूसरी जो हार्ट की प्रमुख बीमारी है वो होता है हार्ट की जो वेल्व होते हैं। हार्ट का जो पंप है, तो जिस प्रकार से बाकी चीज़ों में वेल्व होते हैं, तो उसका सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए हार्ट में भी 4 प्रकार के वेल्व होते हैं। तो ये जो वेल्व हैं, इन वेल्व में सिकुड़न आ जाती है और कई बार ये वेल्व लीक करने लगते हैं। तो इनकी वजह से जो प्रमुख समस्याएं होती हैं वो होती हैं सांस का फूलना, हाथ पैरों में सूजन आना, थोड़ा सा चलने पे सांस का फूलना, वज़न कम होना, धीरे धीरे पैरों में सूजन आना, हाथों पे सूजन आना, पेट पे सूजन आना। तो ये सारे लक्षण होते हैं और वेल्व की वजह से जो स्थिति आती है उसे हार्ट फेलियर कहते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, जैसा कि आपने जिक्र किया हार्ट फेलियर का और आपने उसकी सिम्टम्स भी बताए, ऐसी कौन सी स्टेज आ जाती है जब आपको सर्जरी की ज़रूरत होती है? और जब हार्ट की सर्जरी की बात आती है तो लोग सबसे ज़्यादा घबराते हैं ओपन हार्ट सर्जरी। तो क्या आप कोई ऐसा और फीचर आ चुका है या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिससे उस ओपन हार्ट सर्जरी से बचा जा सकता है? तो देखिए, जो अभी मैंने 2 हार्ट की प्रमुख बीमारियों के विषय में बताया, तो इन दोनों ही बीमारियों में ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। यदि हार्ट की जो नसों में ब्लॉकेज है, यदि हार्ट की तीनों नसों में ब्लॉकेज है
और वो ब्लॉकेज 70, 80 या 90% से ज़्यादा है और पेशेंट को डायबिटीज़ भी है, या यदि पेशेंट की जो लेफ़्ट साइड की प्रमुख नस होती है उसमें 70-80% से ज़्यादा ब्लॉकेज है, तो ऐसी स्थिति में पेशेंट को बाईपास सर्जरी की सलाह दी जाती है। दूसरा, जो वेल्व है, तो अगर हार्ट पेशेंट के किसी वेल्व में सिकुड़न आना शुरू हो जाए या कोई वेल्व लीक करने लग जाए, तो उससे ब्लड का जो सर्कुलेशन है, जो हार्ट का पंप है, वो काम करना कम कर देता है और समस्या आती है। तो ऐसे में उस वेल्व को चेंज किया जाता है या उस वेल्व को रिपेयर किया जाता है। तो ये दो प्रमुख बीमारियां हैं जिनमें हार्ट की लगभग 90% बीमारियां कवर हो जाती हैं। तो हार्ट की जो देखिए जो सर्जरी होती है वो दो प्रकार से हम कर सकते हैं। एक होती है जो ओपन हार्ट सर्जरी कहते हैं, जिसमें हम चेस्ट को ओपन करते हैं। तो जो पेशेंट होते हैं हार्ट सर्जरी के लिए, उनका जो सबसे बड़ा डर होता है वो ये होता है कि हम अगर हार्ट की सर्जरी कराने जाएंगे तो हमारी छाती खोल दी जाएगी। और जो हमारी हिंदू माइथोलॉजी है या जो एक पेशेंट का नॉर्मल थॉट प्रोसेस होता है, उनको लगता है कि जो पावर होती है, जो हमारी इनर स्ट्रेंथ होती है, वो हमारे चेस्ट में होती है। तो पेशेंट्स को बहुत डर लगता है कि अगर एक बार चेस्ट ओपन हो जाएगा तो जो बॉडी है वो बहुत वीक हो जाएगी, फिर वो कभी नॉर्मल नहीं हो पाएंगे, कभी रिकवर नहीं हो पाएंगे। और कुछ हद तक ये बात सही भी है। देखिए, जब शरीर में कहीं की भी अगर हड्डी कटती है, चाहे वो हाथ की हो या पैर की हो या छाती की हो, तो जब भी हड्डी कटती है तो उसको हील होने में 2 से 3 महीने का वक्त लगता है, और वो हीलिंग कई बार नॉर्मल और नेचुरल जैसी नहीं हो पाती। तो थोड़ी बहुत रेजिडुअल वीकनेस हमेशा के लिए रह जाती है। यही सबसे बड़ा डर है हार्ट सर्जरी का, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पेशेंट्स हार्ट सर्जरी कराने से थोड़ा डरते हैं। जो एक नई पद्धति अभी हार्ट सर्जरी के लिए डेवलप की गई है, जो हम रूटीनली करते हैं यहाँ पर, वो होती है दूरबीन विधि द्वारा हार्ट सर्जरी या मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी, छोटे चीरे से हार्ट सर्जरी। तो इसमें हम लोग हार्ट, जो हमारी चेस्ट बोन होती है, इसको नहीं खोलते हैं, इस पर हम कुछ भी नहीं करते हैं, बल्कि जो साइड में हमारी रिब्स होती हैं, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, उन रिब्स के बीच में से स्पेस बना के फिर हम हार्ट को अप्रोच करते हैं और तब हम ऑपरेशन करते हैं। तो ऑपरेशन सेम ही रहता है, लेकिन हमारी अप्रोच चेंज हो जाती है। और क्योंकि इसमें हम हड्डी को नहीं काटते हैं, तो पेशेंट की जो रिकवरी है वो बहुत स्पीडी होती है। जो इंसिजन है वो हार्डली 5 या 6 सेंटीमीटर का होता है। इन्फेक्शन बहुत कम होता है। आईसीयू का स्टे सिर्फ 2 दिन का होता है। वेंटिलेटर का स्टे बहुत कम होता है, और पेशेंट 10 दिन के अंदर अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाता है। तो आजकल जो पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं इस पद्धति से ऑपरेशन कराने को, क्योंकि इससे वो अपनी लाइफ स्टाइल में बहुत जल्दी वापस आते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, जब हम इस नए प्रोसेस की बात करते हैं तो ये कितना डिफरेंट होता है ओपन हार्ट सर्जरी से, और रिकवरी टाइम हो या फिर ये कहें, जब सर्जरी की बात होती है तो लोगों को ये डर रहता है कि शायद ब्लड लॉस बहुत हो जाएगा, तो क्या इन दोनों में कैसा डिफरेंस रहता है और कौन सा बेहतर हम मानेंगे? देखिए, जब भी हम ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं तो वो इसके लिए हमें छाती की हड्डी को काटना पड़ता है। जब हम छाती की हड्डी को काटते हैं तो उसका जो इंसिजन है वो ऊपर से हमारी नेक से लेके शुरू होता है और काफ़ी नीचे तक आता है। ये इंसिजन की लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। ये इंसिजन सर्जरी के बाद पेशेंट के लिए थोड़ा ज़्यादा पेनफुल होता है। पेशेंट को रिकवर करने में टाइम लगता है। पेशेंट की लाइफ स्टाइल में रेस्ट्रिक्शंस आते हैं। पेशेंट वॉक नहीं कर पाते हैं, पेशेंट स्टेयर्स नहीं चढ़ पाते हैं, करवट करके लेट नहीं सकते हैं, 2 महीने तक 3 महीने तक कार में ड्राइव नहीं कर सकते हैं, और आईसीयू स्टे भी काफ़ी प्रोलॉन्ग होता है। जब वो ब्रीथ करते हैं ऑपरेशन के तुरंत बाद, तो ब्रीदिंग में ये चेस्ट का जो केज है ये मूव करता है, तो उसमें भी उनको पेन होता है। तो ये सारे जो हैं ये रेस्ट्रिक्शंस हैं जब हम ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं मिड लाइन के द्वारा। जो दूसरी पद्धति, जैसे हमने साइड से ऑपरेशन करने के बारे में बताया, तो इसमें हम किसी भी प्रकार की हड्डी को नहीं काट रहे हैं। तो ये ऑपरेशन ऑलमोस्ट उसी प्रकार का होता है जैसे कोई गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करा रहा है या कोई अपेंडिक्स का ऑपरेशन करा रहा है। सर्जरी दोनों में एक ही है। हार्ट पे जो सर्जरी है, सर्जरी की जो क्वालिटी है वो दोनों में एक ही जैसी रहती है, लेकिन जब हम सिर्फ मांस को काटते हैं, हड्डी को नहीं काटते हैं, तो रिकवरी काफ़ी स्पीडी होती है। आईसीयू स्टे बहुत कम होता है, और क्योंकि इंसिजन छोटा है तो एंटीबायोटिक और बाकी सारी दवाइयाँ, पेन किलर्स, इन सब को भी कम देना पड़ता है, कम अवधि के लिए देना पड़ता है, और पेशेंट 7 to 10 डेज़ में अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं। और ब्लड रिक्वायरमेंट भी जो हम दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन करते हैं उसमें काफ़ी कम होती है। एक दूसरी चीज़ है जो यंग गर्ल्स होती हैं, लाइक अभी मैंने इस महीने करीब 2 या 3 ऐसे पेशेंट्स का ऑपरेशन किया है जो फीमेल थी और उनकी एज 20 ईयर्स से कम थी। तो अगर ऐसी कोई पेशेंट है
अगर उसमें हम मिड लाइन चेस्ट ओपन करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है पेशेंट के लिए और पेशेंट की पूरी फैमिली के लिए। लेकिन जब हम साइड से ऑपरेशन करते हैं तो वो 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर इंसिजन जो है डिसअपियर हो जाता है और पेशेंट की रेस्ट ऑफ द लाइफ इज़ लाइक ऑलमोस्ट नॉर्मल। एक बहुत बड़ा पॉइंट आपने यहाँ बताया है कि जब फीमेल की सर्जरी आप करते हैं तो ऑब्वियसली अगर कम एज की कोई फीमेल है तो वो एक साइकोलॉजिकली ट्रॉमा तो रहेगा ही कि शरीर में कहीं दाग आ गया या खराबी आ गई या ये कहें कि शरीर कमजोर हो गया। सर अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कॉस्टिंग की। जब सर्जरी की बात होती है हमारे देश में तो लोगों को सबसे ज्यादा डर लगता है कि कितने पैसे लगेंगे, बहुत महंगा ऑपरेशन होगा, तो किस तरह से डिफरेंस रहता है दोनों की कॉस्टिंग में? देखिए, जो कॉस्टिंग की अगर बात करें तो जैसे अभी मैंने बताया कि जब हम दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन करते हैं या छोटे चीरे से ऑपरेशन करते हैं तो आईसीयू स्टे कम रहा है, एंटीबायोटिक का भी यूज़ कम है, पेन किलर का भी यूज़ कम है, पेशेंट का ओवरऑल हॉस्पिटल स्टे कम है, सारी चीज़ें कम हैं, ब्लड की रिक्वायरमेंट कम है। सो ओबियसली द कॉस्ट इज़ ऑल्सो लो इन दिस मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी। दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन जब भी हम करते हैं कॉस्ट उसमें कम होती है, बट हाँ स्किल की ज़रूरत ज़्यादा होती है। जो हम रूटीन सर्जरी करते हैं इसमें हम पूरी हड्डी ओपन करते हैं, एक बहुत बड़ा इंसिजन होता है, पूरा हार्ट हमारे सामने होता है, तो हमें इस कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती उसके लिए। लेकिन जब हम दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन करने जाते हैं तो उसके लिए एक स्पेसिफिक स्किल सेट चाहिए होता है, स्पेसिफिक ट्रेनिंग चाहिए होती है, उसके बाद ही वह ऑपरेशन संभव है। बट ओवरऑल कॉस्ट जो है वो दूरबीन विधि में कम है। बिल्कुल डॉक्टर, इस बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ गई हैं मीनू माथुर शिवपुरी से। जी मीनू, आप सवाल कर सकती हैं डॉक्टर से। सर नमस्ते। जी नमस्कार, बताएं। सर मेरी एज 55 है जी। और अभी हम ग्वालियर दिखाने गए थे डॉक्टर आकाश मोदी को जी। तो उन्होंने ब्लॉकेज काफी बताए थे, 7-8 जगह जी। और 85% ब्लॉकेज है। जी। तो उसमें आप दूरबीन विधि से बता रहे हैं ना जो, जी। तो वो क्या है सर? जी, दूरबीन विधि में जैसे ओपन हार्ट सर्जरी होती है, जब आपका बाईपास होगा तो उसको बीच में से हड्डी को ओपन करके बाईपास किया जाता है, अगर आपको बाईपास सजेस्ट किया है आपके डॉक्टर साहब ने तो। और जो दूसरी विधि होती है वो दूरबीन विधि द्वारा होती है, उसमें भी हम बाईपास ही करेंगे, लेकिन उसमें जो चेस्ट की हड्डी है वो नहीं काटी जाएगी और जो ऑपरेशन किया जाएगा वो 2 रिब्स के बीच में से जाकर किया जाएगा और आपकी जो रिकवरी है वो काफ़ी 7 to 10 डेज़ में आपकी नॉर्मल लाइफ में आप वापस आ पाएंगी। बिल्कुल, तो आशा करते हैं कि मीनू को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिस्क फैक्टर या सक्सेस फैक्टर हम इसे कहेंगे। जब दोनों सर्जरीज को हम कंपेयर करते हैं तो सक्सेस रेट किस सर्जरी का ज़्यादा रहता है, ओपन हार्ट का या दूरबीन पद्धति वाली का? दोनों सर्जरी जैसे मैंने बताया कि हम जो अल्टीमेट गोल है सर्जरी का, जो हार्ट के ऊपर हम ट्रीटमेंट देते हैं, जो ऑपरेशन करते हैं, वो दोनों पद्धति में बिल्कुल सेम है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स की बात करें या अर्ली रिजल्ट्स की बात करें तो दूरबीन विधि में क्योंकि आईसीयू स्टे कम है तो जब पेशेंट हॉस्पिटल में कम दिन के लिए रहता है तो इस इन्फेक्शन की संभावना भी कम होती है। और जो कुछ पेशेंट्स होते हैं जो बहुत ओबीज होते हैं, जिनका बॉडी वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ऐसे पेशेंट्स की जो बोन होती है वो कंपैरेटिवली वीक होती है, या जो फीमेल्स हैं, ओल्ड फीमेल हैं, उनकी कैल्शियम लॉस की वजह से उनकी बोन्स वीक हो जाती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में बोन की हीलिंग में कई बार ज़्यादा टाइम लग जाता है और कई बार वो जो है वो बोन हील नहीं कर पाती, ये थोड़ा सा गैप रह जाता है चेस्ट के अंदर। तो ये मिडलाइन सर्जरी का एक कॉम्प्लिकेशन है। दूसरा, जो कई पेशेंट्स होते हैं जिनको हार्ट के साथ साथ थोड़ी बहुत लंग्स की भी परेशानी होती है, कुछ लोगों को अस्थमा होता है, एम्फाइसीमा होता है, कुछ लोग क्रॉनिक स्मोकर होते हैं और कुछ लोग जो ओबीस भी होते हैं, और या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पेन टॉलरेंस काफ़ी कम होता है नॉर्मल पब्लिक की वजह के कंपैरिजन में। तो ऐसे लोगों में क्योंकि हम बोन को जब कट करते हैं तो जब ब्रीथ करता है सर्जरी के बाद पेशेंट, तो फिर ये बोन जो है मूव करती है, और जब मूव करती है तो इसमें काफ़ी पेन होता है। तो जिन लोगों को हार्ट की परेशानी है, जिन लोगों को लंग्स की परेशानी है, जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है या जिनका बोन अच्छी नहीं है, कंडीशन हेल्दी नहीं है बोन की, उनको लंग्स की परेशानी शुरू हो जाती है। वो उनके लंग्स एक्सपेंड नहीं करते, लंग्स पूरी तरह से फूल नहीं पाते और वो कई बारी दोबारा से हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं अपने लंग्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, ब्रेथलेसनेस की वजह से दोबारा से हॉस्पिटलाइज होते हैं। जो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है इसमें इंसिजन बहुत छोटा होता है, ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और क्योंकि इंसिजन छोटा है तो इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों रिजल्ट्स जो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है उसमें बेहतर है।
बिल्कुल डॉक्टर, इस बीच हमारे साथ हमारे अगले कॉलर अंकित जुड़ गए हैं बैतूल से। जी अंकित, आप सवाल कर सकते हैं डॉक्टर से। हेलो जी हेलो। डॉक्टर साहब। जी नमस्कार, बताएं। सर डॉक्टर साहब, मुझे जानकारी चाहिए थी। पापा का ऑपरेशन कराया था मैंने, बाईपास। जी बताएं। सर ये मैंने कराया था 24 जून को जी 2020 में। जी तो सर उनकी पस बंद नहीं हो रही है, पस आ रही है। फिर मैंने उसके बाद सेकंड बार कॉल किया था उनको, जी। और मतलब सेकंड बार ऑपरेशन करवाया था। जी तो उसके बाद भी वही नागपुर अग्रेजा के यहाँ करवाया था, जी वही कंडीशन है। उसके थर्ड ऑपरेशन मैंने करवाया भोपाल एम्स में। जी। उसके बाद भी सर वो पस बंद नहीं हो रही है। आपके फादर का बॉडी वेट कितना है? वजन कितना होगा लगभग? बहुत ज़्यादा मोटे तो नहीं है? वजन सर नहीं ज्यादा मोटे नहीं सर, 60-65। ओके। तो संभवतः जब उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, उनकी हड्डी में इन्फेक्शन हुआ है, और जब स्किन में इन्फेक्शन होता है तो वो जल्दी हील कर जाता है, बट अगर हड्डी के अंदर इन्फेक्शन हुआ है तो वो हील होने में कई बार टाइम लेता है और बार बार उभर के आता है। तो आपको उनको एक बार सीटी स्कैन करा के देखना चाहिए कि हड्डी के अंदर इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि अगर एक बार इन्फेक्शन ठीक हो गया तो वो दोबारा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप बता रहे हैं कि बार बार हो रहा है तो फिर उसमें एक सीटी स्कैन करा के देखना पड़ेगा। चलिए, आशा करते हैं कि अंकित को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और डॉक्टर, जैसा कि अंकित का सवाल था कि बार बार सर्जरी करा रहे हैं, पस बन रहा है, यानी कि जब सर्जरी हो जाती है उसके बाद ख्याल और रखना पड़ता है। क्या कुछ पोस्ट सर्जरी केयर के टिप्स आप देना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, जो हार्ट की बीमारी है, हार्ट की कोई भी बीमारी, ये सारी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। और जो भी हम हार्ट पे सर्जरी करते हैं तो एक्चुअली वी आर नॉट गॉड। सो जो भी हार्ट एक बार नेचुरल भगवान ने दिया है, हम उसको रिवाइज बिल्कुल वैसा ही दोबारा से नहीं बना सकते। जो भी हम करते हैं इट्स लाइक अ पैच वर्क, वी आर अ रफूगर बेसिकली। सो अगर हमें आगे उसको कंटिन्यू करना है, अच्छे से कंटिन्यू करना है, तो हमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना। जो भी पेशेंट हार्ट सर्जरी के लिए आते हैं उनमें से 80 to 90% ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ स्टाइल हेल्दी नहीं होती। अलॉन्ग विद डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंसिव दे आर अदर फैक्टर्स, बट 80 to 90% ऐसे लोग होते हैं जिनकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं होती। तो मेरा सबसे यही कहना होता है कि आप वॉक करिए, डेली कम से कम 10,000 स्टेप्स वॉक करना है। अगर स्मोकिंग करते हैं तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर डायबिटिक हैं तो उसका स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखिए। सिर्फ दवाइयाँ खाने से डायबिटीज़ बंद नहीं हो सकती, सिर्फ डाइट इम्प्रूव करने से डायबिटीज़ ख़त्म नहीं हो सकती। डायबिटीज़ शरीर की अंदर की बीमारी है। कई बार लोग कहते हैं कि हमने मीठा खाना बंद कर दिया है लेकिन फिर भी हमारी शुगर बढ़ती जा रही है। डायबिटीज़ मीठा खाने से नहीं होती। डायबिटीज़ हमारे शरीर के पेनक्रियास के ख़राब होने से होती है। ये बाहर की बीमारी नहीं, हमारे शरीर की बीमारी है। ये तभी ठीक होगी जब आप उस शुगर के लिए खूब एक्सरसाइज करेंगे और मेडिसिन लेंगे। दूसरा है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन के लिए। तो अपनी लाइफ में से स्ट्रेस को हटाइए, मॉर्निंग इवनिंग में योगा करिए, खूब वॉक करिए। और अगर बीपी है तो सॉल्ट इंटेक कम से कम लीजिए। ऑयल का 24 घंटे में सिर्फ 2 चम्मच लेना है। कोई भी ऑयल लीजिए, सारे ऑयल अच्छे होते हैं, बट 24 आवर में पर पर्सन ऑयल इंटेक शुड नॉट बी मोर देन 2 TSF। 2 चम्मच से ज़्यादा अगर ऑयल ले रहे हैं तो ये डेफिनेटली जाके आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं डिपॉजिट होने वाला है। सो लाइफ स्टाइल, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, स्मोकिंग, इसके अलावा हमको डेली वॉक करना है। अगर वेट है तो कम से कम रखना है। दूसरा, जो ऑपरेशन हो चुका है तो जो सर्जरी से रिलेटेड जो हमें स्पेशल प्रिकॉशन लेने होते हैं वो है कि देखिए, अगर आपने दूरबीन विधि से ऑपरेशन कराया है, मिनिमल इन्वेसिव ऑपरेशन कराया है, तो एज आई सेड कि 10 डेज़ में यू आर बैक टू योर लाइफ। 10 दिन बाद आपको कोई स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है सर्जरी से रिलेटेड। लेकिन अगर आपने मिड लाइन सर्जरी कराई है, हड्डी ओपन चेस्ट सर्जरी कराई है, तो आपको अपने वुंड की ध्यान रखना है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा इंसिजन होता है। आपको बहुत हाइजीन मेंटेन करके रखनी है। बेड पे आप करवट लेके नहीं लेट सकते। शुरू के 1 महीने आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते। आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर नहीं चला सकते। आप कोई भी भारी सामान नहीं उठा सकते। आप बिस्तर से उठेंगे, बिस्तर पे लेटेंगे तो विदाउट सपोर्ट नहीं उठेंगे, नहीं लेटेंगे। मीन्स आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते कि आपकी चेस्ट पर लोड आए, बिकॉज आपकी हड्डी ओपन है, वो कभी भी स्पेस दे सकती है। बिल्कुल डॉक्टर, इस बीच हमारे साथ अगले कॉलर निखिल जुड़ गए हैं भिलाई से, उनका रुख कर लेते हैं। जी निखिल, आप सवाल कर सकते हैं डॉक्टर से। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार।
सर मेरी माता जी का खांसी की शिकायत थी, तो हमने सिटी स्कैन निकाला था लंग्स का, तो राइट साइड में लोअर लोब में फिस्टुला जैसे यानी मीन्स डॉक्टर ने बताया कि इसका साइज 50 टाइम्स 60 टाइम्स बढ़ चुका है एक्सपेक्टेड से। तो उन्होंने इसमें सर्जरी सजेस्ट की। तो एक सर्जरी उन्होंने दो ऑप्शन दी कि एक प्लैटिनम वायर डाल के ब्लॉक किया जाए या तो फिर सर्जरी करके निकाल दिया जाए। तो सर दोनों में क्या बेहतर रहेगा और दोनों में रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं किस हद तक, लाइक तो क्या मतलब आप सजेस्ट करना चाहेंगे अपनी तरफ से कि क्या अभी बेटर रहेगा? उनको परेशानी क्या होती है आपके पेशेंट को? परेशानी उनको खांसी की शिकायत और बीपी का प्रॉब्लम होता है। डॉक्टर्स ने कहा कि ये साइज जो बढ़ गया उसके कारण ब्लड फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण कि वो ब्रेन में इम्पैक्ट हो चुका है। ब्रेन में खून के थक्के एक आध बार आ चुके हैं, जिसके कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी उनको। 2 दिन आईसीयू में भी थी। फिर भी तो बेहतर है, लेकिन खांसी की शिकायत रहती है। डॉक्टर्स ने बोला कि पैरालिसिस के सिम्टम्स हो सकते हैं भविष्य में, और ये लंग्स में निकलवा लेना ज्यादा सही रहेगा। लंग्स में एग्जैक्टली क्या बताया उन्होंने रिपोर्ट में? कि लोअर लोब में राइट लंग्स में लोअर लोब में फिस्टुला जैसा कुछ है कि एक वेन्स का साइज बढ़ चुका है 50 टाइम्स 60 टाइम्स। सी अगर वहाँ पर फिस्टुला है तो पहले तो वहाँ पर एंटीबायोटिक देके इन्फेक्शन को कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ उसके बाद अगर प्लगिंग से वो इम्प्रूव कर जाता है तो इट इज़ ऑलवेज बेटर देन फॉर सर्जरी। सर्जरी इज़ द लास्ट ऑप्शन। अगर प्लगिंग से ठीक नहीं होता देन वी शुड गो फॉर सर्जरी। तो आशा करते हैं कि निखिल को सवाल के जवाब मिल गए होंगे और जितने भी दर्शकों ने आज हमारा एपिसोड देखा होगा उन्हें भी बेशक सवालों के जवाब मिले ही होंगे। साथ ही आपने जो जानकारी दी है हार्ट सर्जरी और दिल का ख्याल कैसे रखें, ऐसे बहुत से मिथ होते लोगों के मन में, वो भी दूर हो गए होंगे। डॉक्टर दिलीप, बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में आप जुड़े और इतने अच्छे सेशन के लिए। थैंक यू। तो बता दें कि आज डॉक्टर दिलीप ने हमारे साथ दूरबीन से हार्ट सर्जरी के बारे में किस तरह से जानकारी दी है आप सभी ने सुनी। निश्चित रूप से आपको भी सभी सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे और कई मिथ आपके दूर हो गए होंगे। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।